उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 की अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। इसके बाद से जो भी पद होल्ड पर थे या फिर जो भी विज्ञप्ति जारी होने के बाद से प्रक्रियाएं रुक गई थी, अब उसमें तेजी देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने लगेंगे इसके सदस्य और सचिव का चयन करने के बाद से। इसके बाद से चयन की प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि प्राइमरी स्तर के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बाद से जो अन्य शर्तें हैं, एज में छूट मिलेगा या नहीं, ये सभी चीज़ों को लेकर के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे या नहीं, सभी जो भी मन में आपके डाउट आ रहे होंगे सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपने कैरियर बिट के दोनों ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरा व्यू बिट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 से जो शिक्षा विभाग की भर्तियां होंगी उसके बारे में जानकारी दी जानी शुरू की गई है। सबसे पहले राष्ट्रीयता की बात की गई है, तो देखिए यहां पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपके मन में डाउट ये आएगा कि जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है, अध्यापक सेवा नियमावली 1981, उसमें उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष रहने का जो सामान्य निवास का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो क्या वो हटा दिया जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये नियमावली जो है वो पहले की जो शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली है उस पर ओवर रूल करेगा। और आप अभी हाल ही में देखे होंगे बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी पहले जो डोमिसाइल था वो रखा गया था, लेकिन वो भारतीय संविधान के अगेंस्ट में है। भारतीय संविधान में ये आर्टिकल मेंशन किया गया है कि कोई भी राज्य किसी भी अदर स्टेट के राज्य को नहीं रोक सकता सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और इसके आधार पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जो भी अब भविष्य में भर्ती होगी उसमें डोमिसाइल नहीं रहने वाला है। और ये नियमावली में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि भारत का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। ठीक है, तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश में जो ओपन सीट होगी उस पर ही आप फाइट कर पाएंगे। जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए जो सीटें रिजर्व होंगी उस पर आप फाइट नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो 5 से 10% सीटें होती हैं उसके संबंध में राज्य सरकार पर ये जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें बातें मेंशन रहेंगी कि 40% पर मौका मिलेगा या फिर 5 से 10% पर मौका मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद से बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है, देखिए 21(1) में अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को जिसमें यथा स्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, जो भी इनकी नियमावली है उसके अंतर्गत होगा। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए 2024 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो जो थ्रेशोल्ड डेट होगा वो 1 जुलाई 2024 का मान करके चला जाएगा, यानी 1 जुलाई 2024 के हिसाब से आपकी जो भी एज होगी वो काउंट होगी। मतलब जिस वर्ष में विज्ञापन जारी किया जाएगा उस वर्ष के 1 जुलाई को थ्रेशोल्ड डेट माना जाएगा, ये इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, साथ ही साथ एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नियमावली है पहले से उसी के आधार पर एज लिमिट काउंट किया जाएगा। एज मतलब कहने का मतलब कि जैसे अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है, उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज लिमिट है प्राइमरी में वो 40 वर्ष है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, SC ST से हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तो वही चीज़ें वहाँ से उठाई जाएंगी नियमावली से, यानी कि अभी भी एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 40 वर्ष होगा अनरिजर्व के लिए। और कैटेगरी के लिए जो 3 साल और 5 साल और बाकी जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो प्रावधान पहले से हैं वो सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद से देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब के लिए उच्चतर एज लिमिट में छूट मिलेगा, इसके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। इसके बाद से शैक्षणिक अर्हताओं की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी मेंशन किया गया है सुसंगत अधिनियम सेवा नियमावली, यानी कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसी में जो अर्हता निर्धारित की गई है उसी के आधार पर आपकी अर्हता तय होगी। यानी कि उसमें जो भी होगा, और वो जो नियमावली किससे है, वो एनसीटी की जो 23 अगस्त 2010 की नियमावली है उससे वो एक तरीके से इंस्पायर्ड है। तो वह 23 अगस्त 2010 वाला जो नियमावली होगा जिसमें बीएड अभ्यर्थी नहीं है उसी के अंतर्गत वो भर्ती होगी अब भविष्य में जब भी आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें काम की नहीं है। इसके बाद से देखिए आ जाते हैं हम लोग 5वें अध्याय पर। भर्ती का स्रोत की बात की गई है, तो भर्ती के स्रोत के बारे में यहाँ पर साफ तौर पर सेवा नियमावली की बात की गई है। यानी कि सेवा नियमावली में ये मेंशन किया गया है कि जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें
30:1 के रेशियो के आधार पर जो पद सृजित किया जाएंगे वो पद विज्ञापित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपर प्राइमरी में जाते हैं तो अपर प्राइमरी में उस नियमावली में ये बातें मेंशन की गई हैं कि 50% जो सीटें होंगी वो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी और 50% जो सीटें होंगी वो आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे, जो कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी में होता है। तो अपर प्राइमरी वाला जो 6 से 8 वाली भर्ती होगी उसमें 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% प्रमोशन से पद भरे जाएंगे। लेकिन प्राइमरी की जब बात आती है तो वो 100%, चूंकि उससे नीचे तो कोई पद है नहीं कि प्रमोशन होकर के आएंगे, तो वहां पर प्राइमरी में 100% जो पद होंगे वो आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट से ही भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये पद सृजित कैसे होते हैं? ये पद 30:1 के हिसाब से जितने कैंडिडेट होते हैं, इनरोल होते हैं प्राथमिक में, उसके हिसाब से 30 बच्चों पर एक शिक्षक के पद सृजित किए जाते हैं। उसके हिसाब से देखे जाते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट हैं और कितने शिक्षक कार्यरत हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें तय होती हैं और पद सृजित होते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद से यहाँ पर आते हैं हम लोग नीचे, देखिए चयन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो यहां पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आपके 2 घंटे की एक कालावधि का एक प्रश्न पत्र होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। 2 घंटे का पेपर, ध्यान से समझिएगा। ये वही आयोग होगा जिसके माध्यम से प्राइमरी की भर्ती तो होगी ही होगी, अपर प्राइमरी की भर्ती होगी, टीजीटी की भर्ती होगी, पीजीटी की भर्ती होगी। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती थी वो भर्ती होगी। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा में जो भर्ती होती थी वो भर्ती होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती आप उठा लीजिए, चाहे क्लर्क की भर्ती होगी शिक्षा विभाग में, वो भी इसी आयोग के माध्यम से होगी। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप जूनियर एडेड की भर्ती ले लीजिए, मतलब कि अर्ध सरकारी विद्यालयों में जो भर्ती होती है वो सब कुछ भर्तियां यही आयोग करेगा। तो अब मान लीजिए क्लर्क की भर्ती है, तो क्लर्क की भर्ती में जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो पेपर सेट करेंगे। प्राइमरी के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेट करेंगे। अब मान लीजिए टीजीटी की भर्ती है, तो टीजीटी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का वो टीचर बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से जो वो आवेदन करेंगे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं। वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है, सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय। मान लीजिए आपने एसएसटी से अप्लाई किया टीजीटी में, तो एसएसटी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइमरी में चूंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का टीचर तो होता नहीं है, तो ऑलरेडी जो यहाँ पर सिलेबस है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था जिसमें लगभग 14 सब्जेक्ट थे, तो वहीं लगभग आपको पैटर्न इस वाले में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संबंधित विषय की बात की गई है, वैकल्पिक विषय, वो जब आप विषय शिक्षक के तौर पर अप्लाई करने जाते हैं तब होता है। और विषय शिक्षक आपका अपर प्राइमरी से माना जाता है, क्योंकि आप 6 से 8 में भर्ती में आवेदन करते हैं तो भी आप देखेंगे गणित और विज्ञान के लिए आवेदन करते हैं, या फिर एसएसटी के लिए आवेदन करते हैं, हिंदी के लिए, गणित विज्ञान के लिए, इस प्रकार से आप आवेदन करते हैं सब्जेक्ट वाइज। लेकिन जब प्राइमरी की बात आती है तो आप सब्जेक्ट वाइज रिक्रूट नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि आप जो प्राइमरी के टीचर होंगे वो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर संबंधित विषय का विकल्प नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से पहले सिलेबस है लगभग 14 सब्जेक्ट से। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि क्या ये पेपर ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। देखिए ये जो पूरा नियमावली है इसमें दोनों विकल्प रखे गए हैं, ऑफलाइन का भी ऑनलाइन का भी। तो जब जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से जब एडवर्टीजमेंट जारी होगा उसी से ये बातें क्लियर हो पाएंगी। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि आगे इसमें ओएमआर सीट के बारे में भी जिक्र किया गया कि ओएमआर सीट का प्रिंट कैसे होगा, क्या ये सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेंशन किया गया कि लिखित परीक्षा का 90% और 10% इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। अब मान लीजिए कि क्लर्क की भर्ती हो रही है, तो क्लर्क की भर्ती के लिए तो इंटरव्यू होना आवश्यक नहीं है। वहाँ पर क्या जरूरी है, वहाँ पर टाइपिंग वाला चीज़ देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर नियमावली में लिख दिया गया वहीं एज इट इज सभी पर लागू हो जाएगा, नहीं। चूंकि ये सभी स्तर के शिक्षकों के लिए और अनुदेशकों के लिए भर्ती के लिए नियमावली है, जिसमें क्लर्क भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से तो होगा। अब प्राइमरी में इंटरव्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होगा। यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है जहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, ध्यान से देखिए, जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक जोड़ा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होता है तो 100% जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके जो रिटन एग्जाम हो रहा है, सुपर टेट की परीक्षा हो रही है, उससे जोड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे। देखिए ये सभी चीजें भविष्य के गर्त में है, जब तक एडवर्टीजमेंट जारी ना हो जाए तब तक कोई भी आपको सटीक नहीं बता सकता कि एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं। इससे पहले जो अध्यापक सेवा नियमावली जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप 2020 में जारी हुआ था, उसमें आप देखेंगे टेट के 1/4 मार्क्स जोड़े जाने की बात की गई थी, जबकि यहाँ पर ये बातें मेंशन नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये नियमावली जो है वो सभी स्तर के शिक्षकों के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक स्तर के शिक्षक की बात नहीं की गई है। तो जो
यहाँ पर नियम बनाए गए हैं वो जनरलाइज वे में है। बाकी जब आयोग किसी पर्टिकुलर एक स्तर के शिक्षक के लिए एडवर्टीजमेंट जारी करेगा उसमें वो चीज़ें क्लैरिफाई करके लिखी जाएंगी कि इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं, इसमें एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं, इसमें टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे या नहीं, इसमें कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब कुछ आपको बाद में पता चलेगा जब आपकी एडवर्टीजमेंट जारी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद के लिए जब आवेदन करने जाते हैं तो यहाँ पर देखिए चौथे पॉइंट में क्या लिखा गया है कि शैक्षणिक प्रदर्शन सूचक यानी एपीआई के अंक एवं साक्षात्कार के अंकों को समेकित कर योग्यता क्रम के अनुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। देखिए, यहाँ पर पहले एपीआई के मार्क्स जोड़े जाने की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन जब स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में प्राचार्य की यानी प्रिंसिपल की बात आ गई तो यहाँ पर एपीआई के मार्क्स जोड़े जाने की बात की जा रही है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चूंकि जनरलाइज वे में है, अलग अलग स्तर के शिक्षकों का जब आप देखेंगे तब चीज़ें और ज़्यादा क्लेरिफाई होंगी। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, वो चीज़ें आपको जब अलग से एडवर्टीजमेंट जारी होगा तभी चीज़ें पता चल पाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू होगा 10%, उसमें जो मिनिमम मार्क्स होगा वो 40% आपको देना होगा और अधिकतम 90% तक ही दे सकते हैं। ये सभी बातें मेंशन की गई हैं और इंटरव्यू के लिए 3 से 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंट किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, कॉल किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट के मार्क्स बराबर हो गए तो उसका अंतिम रूप से चयन कैसे किया जाएगा, तो इसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि अगर हायर क्लासेस के लिए उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो सबसे पहले वो देखा जाएगा सुपर टेट के मार्क्स अगर वो बराबर हैं तो फिर इंटरव्यू के मार्क्स अगर वो बराबर हैं तो फिर उसके एकेडमिक के मार्क्स देखे जाएंगे। जैसे हायरार्की में कि मान लीजिए पीजी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है तो पहले पीएचडी फिर पीजी, फिर इसके बाद से इस प्रकार से नीचे 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 आता जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए सब कुछ बराबर हो गया तब उस कंडीशन में एज को यहाँ पर तवज्जो दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा बिहार में जो टीआरई 1 हुआ था उसमें उन्होंने पहले एज को एक तरीके से प्रायोरिटी दे दी थी, तो इससे उन अभ्यर्थियों को डायरेक्टली फायदा हो गया जो कि एज में ज़्यादा थे। लेकिन टीआरई 2 में आप देखेंगे तो एज को वो इग्नोर कर दिया गया है और इस बार ऐसा किया गया है कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता के आधार पर चयन किया जाए। मान लीजिए कि किसी का एज किसी से ज़्यादा है लेकिन अगर उसके नंबर ज़्यादा हैं पर्टिकुलर जैसे जिसका मार्क्स नहीं जोड़ा जा रहा है बिहार में तो उसके मार्क्स देखे जाएंगे। कहने का मतलब कि जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसके मार्क्स देखे जाएंगे। वही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी अडॉप्ट की गई है कि यहाँ पर आपके एज को बाद में तवज्जो दी जा रही है, सबसे पहले आपके परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाएगी, उसके आधार पर चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है, छठे चैप्टर में जाएंगे तो लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अन्य के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। जो मैंने आपको बताया कि 40% मिनिमम देना होगा और 90% अधिकतम दे सकते हैं इंटरव्यू में, वो सभी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं पेपर सेट कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 3 पेपर सेट किए जाएंगे। जिस भी स्तर के शिक्षकों की भर्ती होगी उसके 3 पेपर सेट किए जाएंगे और तीनों अलग अलग जगह पर सेट किए जाएंगे जिसका आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। तीनों लोग जो हैं वो बंद लिफाफे में इसको, जो सचिव यहाँ पर जो सचिव होंगे उनको ये बंद लिफाफे में सौंपेंगे और सचिव क्या करेंगे कि उनमें अपना स्टैंप लगा करके जो परीक्षा कराने के लिए जिस भी संस्था को उसका पेपर प्रिंट करने के लिए चुना जाएगा उसको दिया जाएगा, लेकिन वो उसे बिना ओपन किए हुए, जो परीक्षा नियंत्रक होंगे बिना ओपन किए हुए उसको हैंड ओवर करेंगे। मतलब कि पूरी तरीके से सुचितापूर्ण तरीके से कराने की जिम्मेदारी के अंतर्गत ये नियमावली तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा होगा यूपी टेट 2021 में जो उस समय के तत्कालीन सचिव थे वो गिरफ्तार हुए थे पेपर आउट होने के मामले में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ऐसी संस्था को पेपर छापने का ठेका दे दिया गया था जो कि शादी के कार्ड और ये सभी चीज़ें कार्ड छापने का काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ों की यहाँ पर सुचितापूर्ण तरीके से कराने और बहुत ही प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सभी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और देखिए यहाँ पर ऑफलाइन के बारे में मेंशन किया गया है, ओएमआर सीट की मुद्रण और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो देखिए मेंशन किया गया ऑफलाइन परीक्षा संचालन करने के आयोग के विनिश्चय पर, यानी कि अगर आयोग निश्चय करता है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी तब ओएमआर सीट का नंबर आएगा, अन्यथा की कंडीशन में आयोग के पास दोनों विकल्प खुला रहेगा। वो ऑनलाइन भी परीक्षा करा सकती है, ऑफलाइन भी करा सकती है। ठीक है, देखिए ओएमआर सीटों पर मुद्रण और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा कराया जाएगा। यानी कि यूपी में सुपर टेट की परीक्षा होगी तो उसका ओएमआर सीट का प्रिंट जो होगा वो यूपी में नहीं होगा, या फिर उसके कॉपियों का मूल्यांकन यूपी में नहीं होगा, वो किसी अलग स्टेट जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा वहां पर इसके कॉपियों का चेकिंग और ये सभी प्रोसेस कराया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 का जो मामला है वो शिक्षा विभाग के लिए एक काले धब्बे के बराबर है। पेपर आउट जैसे मामले, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बनाया गया है। इसके बाद से परीक्षा संचालन के बारे में बताया गया कि क्या कैसे जिम्मेदारी होगी परीक्षा को नियंत्रकों की, ये सभी बातें हैं। और इसके बाद से अगला इंग्लिश में पूरा शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कहने का मतलब कि आपको सुपर टेट की परीक्षा से गुजरना ही होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी या 2.5 घंटे की होगी, पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है, क्योंकि ये जो ओवरऑल सभी स्तर के शिक्षकों के लिए कॉमन नियमावली है, तो इसमें अलग अलग स्तर के शिक्षकों की बात नहीं की गई है। एकेडमिक के मार्क्स जोड़ने की बात जहां तक की जा रही है, तो वो नियमावली से अडॉप्ट तो किया जाएगा, जो नियम वगैरह होंगे, लेकिन वो अडॉप्ट करेंगे या नहीं ये भविष्य के गर्त में। और जहां तक बात है, इसमें यही मेंशन किया गया कि 90% आपके सुपर टेट की परीक्षा और बाकी के 10% आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और जहां इंटरव्यू नहीं होगा वहां पर 100% आपका सुपर टेट के मार्क्स पे मेरिट बनेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।